हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ जिसमें आपको मिलेंगे डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जो 500 क्वेश्चन है लास्ट ईयर एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये मेरा पार्ट 1 है और आगे आज से आपको आगे आने वाले दिनों में लगातार आपको पार्ट इसके मिलते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फोकस ऑन सोशल इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू। अब यहाँ पे देखो सोशल इन्वायरमेंट की बात हो रही है और सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है सोसाइटी और सोसाइटी का मतलब है ह्यूमन रिलेशन, है ना। तो इसका आंसर आपका सी होगा, ह्यूमन रिलेशन। और ए और बी आपका नहीं हो सकता। आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल के पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें, क्या होता है यूनिटी कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड प्रोवाइड दैट एन एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपरवाइजर हु इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपरवाइजर एंड सो ऑन अप द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। कहने का मतलब ये हुआ कि एक एम्प्लॉय अपने ऊपर वाले सुपरवाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये सुपरवाइजर अपने ऊपर वाले सुपरवाइजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय है ना ही इसका ऑर्डर फॉलो करेगा ना ही इसका ऑर्डर फॉलो करेगा, ये इनमें से किसी एक का ही ऑर्डर फॉलो करेगा और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और ये प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, ठीक है। किसने दिया था? ये हेनरी फ्योल ने दिया था हमारे को प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच इम्प्लाइज दैट ऑल एक्टिविटीज़ विद सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। इसका मतलब यह है कि भाई हमारे पास कि जितनी भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और उन सभी का अगर सेम ऑब्जेक्टिव है तो हम क्या करेंगे, एक ही पर्सन को अपॉइंट करेंगे और वो एक प्लानिंग बनाएगा और उस प्लान को सभी एक्टिविटी पे फॉलो करेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर सभी एक्टिविटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है तो क्यों नहीं हम एक ही व्यक्ति को अपॉइंट करें, क्यों अलग अलग व्यक्ति को अपॉइंट करके टाइम वेस्ट करें, रिसोर्सेज वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैनेजमेंट का इस प्रिंसिपल का मतलब ये है, ठीक है। और ये भी हमारा हेनरी फ्योल ने दिया था। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज कॉल्ड। मतलब स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट हाई प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, स्कीमिंग स्ट्रेटजी, पुल स्ट्रेटजी और पुश स्ट्रेटजी। अच्छा, अब इन चारों को ऑप्शन में से आंसर ढूंढने से पहले मैं आपको बता दूं, इन चारों का मतलब समझते हैं फिर आंसर देते हैं, ठीक है। तो इन चारों का आंसर मतलब समझने से पहले देखो क्या है कि भाई यहाँ पर पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है पहले। इसका मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? मार्केट में ना आप अंदर तक घुसना चाहते हो, तब मार्केट में अगर अंदर तक घुसना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को लो करना पड़ेगा। तो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब है जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको लो प्राइस पे रखोगे, ठीक है। इससे आपको क्या हेल्प रहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पार्ट तक जहाँ मतलब डीपली ले जा सकते हो तो उसको हर कोई खरीद पाए। अब जैसे ही मार्केट शेयर आपने एक्वायर कर लिया तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो। और इसका जीता जागता एग्जांपल है पतंजलि, ठीक है ना। आपको पतंजलि के प्रोडक्ट के जो प्राइस है स्टार्टिंग में बहुत कम मिले, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके भी प्राइस आपको एज कंपेरेटिवली सबके बराबर आ गए, ठीक है। तो स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या है? स्कीमिंग स्ट्रेटजी पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का अपोजिट है। पेनिट्रेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट का प्राइस वेरी लो होता है इनिशियल स्टेज पे, यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ हम क्या करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी दैट सेटिंग अ हाई प्राइस, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की रेवेन्यू स्टार्टिंग में ही निकल जाए, ठीक है। मार्केट शेयर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें रेवेन्यू जनरेट करने से मतलब है। और इसके एग्जांपल है एप्पल, आईफोन, सोनी, प्ले स्टेशन, ठीक है। एक बार जब हम प्रोडक्ट पुराना या फिर टाइम पास हो जाता है, चला जाता है, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अपने आप लो हो जाती है, फिर कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसी हाई प्राइस पे, ठीक है। अब देखो पुल और पुश स्ट्रेटजी। पुल और पुश स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है, देखो इसको ऐसे समझते हैं। पुल का मतलब होता है आप कस्टमर को खींचते हो, और कस्टमर कैसे खींचता है? एडवर्टीजमेंट मीडिया की हेल्प से। तो और पुश का मतलब क्या होता है? कंपनी प्रोडक्ट को पुश करती है।
अब कंपनी पुश तो धक्का तो मारेगी नहीं, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस लेकर आएगी। तो पुश स्ट्रेटजी इज डन बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट और सर्विस अवेयरनेस, और पुल स्ट्रेटजी इज डन बाय मीडिया एडवर्टीजमेंट। तो पुश का मतलब होता है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, और पुल का मतलब होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो दोनों एक साथ चलता है, ठीक है ना। तो अब आपको आंसर आई थिंक मिल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा कि स्ट्रेटजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज कॉल्ड स्कीमिंग प्राइसिंग, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कंसेप्ट ऑफ 4 P's एज एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज गिवन बाय। अब जो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट किसने दिया था। अब एक बार आप सोचो, फिलिप कॉटलर, WJ स्टेटन, EJ मैकार्थी, ब्रूस जे वॉलकर। इसका आंसर है हमारा EC, WJ मैकार्थी। तो हमारे जो 4P के एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के, वो EJ मैकार्थी ने दिया था। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं, इन तीनों ने क्या करा था। तो फिलिप कॉटलर किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो फिलिप कॉटलर इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। और WJ स्टेटन इज़ नॉन एज ऑथर। ध्यान रखना, ये ऑथर है, किसके ऑथर है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो फंडामेंटल मार्केटिंग की बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है, WJ स्टेटन ने लिखी है। और ब्रूस जे वॉलकर कौन थे, ऑथर एंड एडिटर थे इसी बुक के, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल मार्केटिंग के ऑथर के, ये मतलब दोनों ने मिलकर, कई और भी ऑथर है लेकिन अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 ही की बात करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु कॉइन्ड द एक्सप्रेशन मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का एक्सप्रेशन किसने दिया था, ठीक है। हेनरी फ्योल नहीं हो सकता, 14 प्रिंसिपल है। पीटर ड्रकर क्या है, क्या मैस्लो भी नहीं हो सकता। बात रही इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आंसर इसका बी है। अब सी बताता हूँ, सी ने क्या करा था। तो हमारा जो मार्केटिंग मिक्स के एक्सप्रेशन का नाम देने का काम किसने किया था, नील बॉर्डर ने किया था। अब हेनरी फ्योल ने क्या करा था, देखो तो 3 क्वेश्चन इससे पे बन सकते हैं। अदर ऑप्शंस पे क्या, हेनरी फ्योल नॉन एज 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। और पीटर ड्रकर किस लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो नॉन फॉर मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। तो आपको पता है 7 स्टेजेस है हमारी नीड्स की, बेसिक, उसके बाद हमारी, ठीक है, एक्सट्रीम नीड आती है। तो ये हमारे 7 नीड्स देने वाले मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको भाई 7 स्टेजेस में से बता दें कि ये कौन सी स्टेजेस में से आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आता है हमारा द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का क्या रोल होता है। तो अगर आपको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है तो आप बता दोगे। तो पहले इसको समझते हैं क्या है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन ए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोथ लाइन मैनेजर एंड स्टाफ हैव देयर ऑन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। मतलब दोनों मिलकर अपना अपना काम करते हैं। द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो अथॉरिटी जो जाती है वो टॉप टू डाउन की तरफ जाती है। अब लाइन मैनेजर इसमें क्या काम करता है, लाइन मैनेजर के पास इसमें चार्ज होता है, मतलब वो एज अ मैनेजर की तरह काम करता है। तो उसी के पास अथॉरिटी होती है, तो मैनेजरल डिसीजन तो ये लेगा। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी होंगे मैनेजर लेगा। तो स्टाफ का क्या काम होता है, तो स्टाफ इज़ द एक्सपर्ट इन दिस सिनेरियो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सपर्ट होते हैं। दे हैव द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ देयर फील्ड। अपनी जो फील्ड के उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। अब उस नॉलेज का काम क्या करेंगे, मैनेजर को असिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब इनका रोल क्या हो गया भाई, एडवाइजरी। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें भाई, हमारा एडवाइजरी, ठीक है ना। तो मैनेजरल होता तो इसमें यहाँ आता भाई मैनेजर होता है, लाइन मैनेजर तो मैनेजरल होता है, सुपीरियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर है हमारा ए। अब बात आती है ऑथर ऑफ मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब कौन थे भाई, कौन थे इसके ऑथर। तो इसके ऑथर मैं बता दूँ, इसके ऑथर थे अर्विक ब्रिज, ठीक है, अर्विक ब्रिज थे। तो इन तीनों ने क्या करा, अब इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है। तो इन तीनों का क्या है,
F.W. टेलर इज़ द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? F.W. टेलर। तो इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कह सकते हो। एल्टन मायो, देखो एल्टन मायो अगर कहीं पे भी आए तो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड आंसर देना है, ध्यान रखना। तो ये हॉथरॉन स्टडी करी थी इन्होंने, ठीक है, अपने ही इंडस्ट्री में ये जानने के लिए कि ह्यूमन की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम को जानने के लिए इन्होंने अपनी एक स्टडी करी थी हॉथरॉन में, तो इनकी स्टडी को हॉथरॉन स्टडी कहा जाता है। तो एल्टन मायो कभी भी आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। अब मैक्स वेबर इज़ नॉन मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ अच्छा नॉन फॉर यहाँ से देखना थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो था, मतलब थ्योरी की बात करोगे, अगर थ्योरी की बात आएगी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मैक्स वेबर के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने काम में प्रसिद्ध थे, मतलब फेमस थे। वो क्या था? थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ट्रेड्स? अब इनमें से कौन सा ट्रेड प्रमोट करता है? तो इसका आंसर ना ऑल ऑफ द अबव है। अब ये ऑल ऑफ द अबव कैसे रहा? क्योंकि आपको अगर ये तीनों पता रहेंगे तभी आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हो, वरना तो आप तुक्के मारोगे। अब इन तीनों का मतलब क्या है इसको समझते हैं वन बाय वन। देखो क्या है? ECGE। अब ECEG अब नाम भी इसका अजीब है, देखो द ECGE फॉर्मली क्या नाम था इसका? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखना फुल फॉर्म भी आ सकती है, और ये ओन्ड बाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इनिशियली इसका नाम क्या था? रिस्क एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एरिक। जुलाई 1957 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था 1964 में। किसका क्या नाम चेंज कर दिया था? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया था। ठीक, तो फिर से इसको चेंज करके क्या करा इन्होंने? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगा दिया, ठीक है, 1983 में। तो ध्यान रखना अब इसका नाम क्या चलता है? एक्सपोजे ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब ये ध्यान रखना एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इस यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं ये। तो सेकंड पार्ट देखना, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना उसमें प्रमोट, तो इसका जो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। अब MMTC क्या काम करता है? मेटल्स मिनरल ट्रेडिंग। अब ये भी ट्रेडिंग है, तो इसका मतलब ये भी ट्रेडिंग प्रमोट करता है। तो दो ट्रेडिंग होगा, इसका मतलब एक क्वेश्चन में अगर दो आंसर हो जाए तो इसका ऑल ऑफ द अबव लगा देता है, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है? ट्रेडिंग कंपनी है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 26 सितंबर 1983 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना। MMTC इज़ वन ऑफ द 2 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। तो सबसे ज़्यादा कमाने वाली जो क्या कहते हैं कॉरपोरेशन है आफ्टर पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी, वो MMTC है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम, मतलब इसको एक स्टेटस दिया था, वो क्या था? 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, ठीक है। तो ध्यान रखना किस कॉरपोरेशन को 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस दिया गया है? तो ये MMTC। और भी है लेकिन इसमें ध्यान रखना कि अगर MMTC दिख जाए तो MMTC लगाना है। अब STC क्या है? ये भी एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसका मतलब ये भी ट्रेडिंग प्रमोट करना है। तो ऐसे मैंने बता दिया कि अगर दो ऑप्शन होते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव लगाते हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। लेकिन इसका काम प्राइमरीली क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का है कॉरपोरेशन, ठीक है। और सेटअप कब हुई थी? ये 1956 में। 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नॉन रीजनल मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक आर। अच्छा अब देखो नॉन रीजनल मेंबर की बात करें तो एशियन की बात हो रही है, तो एशिया में ये तीनों ही नहीं आते, तो ये तीनों यहाँ आपके नॉन रीजनल मेंबर हो जाएंगे। और भी इसके नॉन रीजनल मेंबर्स है, तो इसकी पूरी लिस्ट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये साइट मैंने डाल दिया है, या साइट पे गूगल पे कहीं पे डाल के देख लेना आप। तो इसका क्या मोटो है? ध्यान रखना, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। इनका प्रोस्पेरियस इंक्लूसिव रेजिलियंट सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक में काम करते हैं, ठीक है। इनका एफर्ट होता है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और ये क्या काम टाइप है इसका? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, मिलकर चलाने वाला एक बैंक है, ठीक है। तो ये ट्रीटी से आया था, मतलब कई देशों ने मिलकर संधि करी थी तब ये अस्तित्व में आया था। पर्पस क्या था? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका मेन काम क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, मतलब इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ही यही है, ठीक है।
चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका एडवांटेज आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिल पाए। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो इसका एडवांटेज लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। प्रोजेक्ट जनरेशन करते हैं तो इसका भी आपको प्रोजेक्ट कोई जनरेट कर रहे हो तो इसका एडवांटेज भी लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। प्रोजेक्ट एक्सपेंड कर रहे हो तो भी एडवांटेज लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा डिविडेंड फॉर्म नहीं है, अब बताओ। देखो रेगुलर, स्टॉक, प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है जीरो डिविडेंड। तो जीरो डिविडेंड कोई भी डिविडेंड का फॉर्म नहीं है और ये तीनों ही डिविडेंड के एक फॉर्म है। तो इन तीनों को समझते हैं, तीनों कैसे डिविडेंड के फॉर्म है, ध्यान रखना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। रेगुलर डिविडेंड क्या होता है कि आप ना हर साल एक फिक्स रेट से जो डिविडेंड देते हो उसको हम कहते हैं रेगुलर डिविडेंड, ठीक है ना। तो डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक दैट इज इंटेंडेड टू बी पेड पीरियोडिकली इन इक्वल अमाउंट ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, टिपिकली क्वार्टरली आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द इशूअर ऑफ द स्टॉक। जैसे इश्यू हो जाता है तो उसके बाद क्वार्टरली या ईयरली आप एक इक्वल अमाउंट देते हो डिविडेंड का, पीरियोडिकली, ध्यान रखना। तो ये रेगुलर डिविडेंड है। अब प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है कि आप ना कंपनी की कोई प्रॉपर्टी डिविडेंड के फॉर्म में दे रहे हो, जैसे एसेट दे देना, कंपनी की कोई भी इन्वेंट्री दे देना, उठा के जाओ ले जाओ, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में, या अपनी कंपनी का देना या तो सब्सिडरी कंपनी का दे देना, ठीक है। और स्टॉक डिविडेंड की बात करो तो जब कंपनी क्या करती है, कैश में डिविडेंड ना देकर अपने शेयर्स में डिविडेंड दे देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड। तो ये तीनों के तीनों ही डिविडेंड के एक पार्ट है। तो ये था हमारा आज 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि कल, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच, और लाइक करना मत भूलना।